मैंने कई हॉस्पिटल्स में एक नर्स के रूप में काम किया है। जिस हॉस्पिटल में मैं अभी काम करता हूँ उससे पहले मैं अपने घर से 30 मिनट की दूरी पर एक हॉस्पिटल में काम करता था, जो विशेष रूप से बुजुर्ग लोगों के लिए था। मुझे पहले भी बूढ़े मरीजों के साथ काम करने का अनुभव था, इसलिए यह मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी। फिलहाल मैं जिस हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ, जिसे मैंने कुछ ही हफ्ते पहले ज्वाइन किया था, ये उस रात की बात है जब मेरी आखिरी शिफ्ट चल रही थी। उस रात मैं कब्रिस्तान की शिफ्ट में काम कर रहा था। मुझे बहुत नींद आ रही थी और मैं इधर उधर टहल रहा था। मुझे अल्जाइमर से ग्रस्त मरीजों के विभाग में एज ए नर्स रखा गया था। मैं उस रात कई मरीजों की देखरेख कर रहा था। तभी मेरी नज़र एक बच्ची पर पड़ी जिसका नाम लीना था। ये उसके साथ मेरी पहली मुलाकात थी। उसने मुझे बताया कि जब भी वो अपने कमरे में प्रवेश करती है तो उसे अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं और कमरे के कोने में काले कपड़े पहने एक आदमी दिखाई देता है। उसके कमरे में मौजूद दूसरी महिला ने कमरे का पर्दा बंद करने की रिक्वेस्ट की। वो एक प्यारी महिला थी। जब भी मैं उसके आसपास होता था तो मुस्कुरा देती थी, लेकिन वो ज़्यादा कुछ नहीं कहती थी और वो बहुत भुलक्कड़ थी। मैंने रात 9 बजे के आसपास अपनी शिफ्ट शुरू की थी। ज़्यादातर मरीज 11 बजे तक सो गए थे, सिवाय लीना के। जब भी वो मुझे कमरे में बुलाती थी तो वो उन अजीब आवाज़ों से डर जाती थी जो उसे सुनाई देती थी, और वो काला आदमी जो कमरे के कोने में खड़ा होकर उसे घूरता रहता था। अब मुझे थोड़ा डर लगने लगा था। ये इमेजिन करना कितना डरावना है कि वो ये चीज़ें देख और सुन पा रही थी जो बहुत भयानक होंगी। लेकिन फिर भी मैंने उसे शांत करने और सुलाने की पूरी कोशिश की। मैं उसे शांत करने के लिए टीवी चालू नहीं करना चाहता था, क्योंकि कमरे में एक और महिला मरीज थी जिसे मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। मैंने लीना के हाथ पकड़े और उससे कहा कि आराम से सांस लो और सो जाओ। मैंने उसे दिलासा देते हुए कहा कि तुम यहाँ अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर मैं बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद जब मैं वापस लीना के कमरे में आया तो वो सो रही थी। जब मैं मरीजों के क्लोथिंग रूम में सामान रख रहा था तब मैंने कमरे में कुछ सुना। ये एक छोटा और शांत कमरा था और मैंने दरवाज़ा भी बंद कर रखा था, इसलिए दूसरी आवाज़ सुनाई देना काफ़ी अजीब था। मैं पीछे मुड़ा तो मुझे कुछ नहीं दिखा। मैंने फिर से सामान रखना शुरू कर दिया। तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया हो। मैंने अपने कंधे की ओर देखा तो मैं उछल पड़ा और चिल्लाया, लेकिन मेरे कंधे पर कुछ भी नहीं था। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे यकीन था कि किसी ने मेरा कंधा पकड़ रखा था। मैं कुछ सेकंड्स के लिए बाहर हॉल में गया और इधर उधर देखने लगा, लेकिन वहाँ कोई नज़र नहीं आया। पूरा सन्नाटा था। मेरे पास करने के लिए और कुछ नहीं था, इसलिए मैंने फिर से सामान रखना शुरू कर दिया। फिर मैं दरवाजे की ओर मुड़ा और गिर पड़ा और बहुत जोर से चीखने लगा जब मैंने देखा कि दरवाजे के बाहर काले कपड़े पहने एक आदमी खड़ा था और कांच में से मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। मेरी चीखें इतनी तेज थी कि सब लोग जाग गए। मैं बहुत घबरा गया। वो आदमी दरवाजे के कांच से गायब हो गया। कुछ ही सेकंड बाद दरवाजा खुला और मेरी एक साथी नर्स ने मुझे उठाने में मदद की, क्योंकि मुझे बहुत घबराहट हो रही थी। मैंने उससे पूछा कि क्या उसने काले कपड़े पहने उस आदमी को देखा है, तो उसने कहा कि नहीं, तो मैंने यहाँ ऐसा कोई आदमी नहीं देखा। हमने इस विभाग के सभी कमरों की जांच की, वहाँ कोई भी काले कपड़े पहने हुए नहीं था। मेरी चीखों से लीना जाग गई थी और जब मैं उसके कमरे में आया तो वो उन आवाज़ों के बारे में बात करने लगी। मैंने उससे पूछा कि तुम्हें जो काले कपड़े वाला आदमी दिखता है, क्या वो तुम्हें मुस्कुराते हुए घूरता है? मेरे इतना कहते ही उसके होश उड़ गए। उसने घबराते हुए पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला? मुझे ऐसा लगा जैसे उसकी धड़कन रुक गई हो। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी और चिल्लाते हुए कहा कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो, वो आ रहा है। तभी कुछ नर्स भागते हुए वहाँ आई और उसे शांत करने की कोशिश की। उस रात मुझे किसी और के साथ एक अलग विभाग में भेज दिया गया और आखिरकार मैं जल्दी घर चला गया, क्योंकि मैं बहुत घबरा गया था। मैंने अगले दिन अपने सीनियर नर्स को मैसेज भेजा और कहा कि मेरी अगली शिफ्ट मेरी आखिरी शिफ्ट होगी। इस अनुभव से मुझे बहुत बड़ा सदमा लगा है और अब मैं उस हॉस्पिटल में नहीं रहना चाहता हूँ। मुझे कभी किसी तरह की कोई बीमारी नहीं थी और मुझे हेल्यूसिनेशंस की भी कोई समस्या नहीं थी। क्या पता शायद लीना जिस आदमी और आवाज़ के बारे में मुझे बता रही थी उसका मेरे दिमाग पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने से ऐसा हुआ था। लेकिन मेरे कंधे पर हाथ का एहसास, काले कपड़े पहने कांच के दरवाजे के पीछे मुस्कुराता हुआ आदमी जो बिल्कुल लीना की कही गई बातों से मेल खाती है, ये मेरे जीवन की सबसे भयानक घटनाओं में से एक थी। तब से फिर कभी मेरे साथ ऐसी कोई घटना नहीं हुई, लेकिन मुझे अभी भी डर है कि कहीं वो काले कपड़े पहने मुस्कुराता हुआ आदमी कहीं वापस ना आ जाए।
टिंडर पर मेरी मुलाकात एक बार इस लड़की से हुई थी जिसका नाम फ्रांसिस्का था। मुझे वो शुरू से ही पसंद थी। उसकी बाईं बाह पर एक टैटू था, उसके बालों में लाल हाइलाइट्स थे और उसकी प्रोफाइल में लिखा था कि उसे वर्कआउट करना पसंद है। उसकी एक तस्वीर एक पुरानी दिखने वाली इमारत की छत से ली गई थी जो काफी भयानक दृश्य था। मैंने उससे पूछा कि यह कहाँ है और उसने मुझे बताया कि यह शहर से दूर एक वीरान हॉस्पिटल है जो रात में वहां जाकर एक्सप्लोर करने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है और उसके अंदर पहुंचना बहुत आसान है। घुसपैठियों को रोकने के लिए एक पुलिसकर्मी रात में वहां पार्किंग एरिया पर पहरेदारी करता है, लेकिन उसने कहा कि इससे बचना बहुत आसान है। यह हमारी पहली डेट पर जाने जैसा था और इस तरह किसी से मिलने का ये एक अच्छा मौका था। मैंने उसे उसके घर से पिकअप किया जो 10 मिनट की दूरी पर था। फिर हमने हॉस्पिटल पहुंचने के लिए 20 मिनट तक गाड़ी चलाई। उन 20 मिनटों में हमें एक दूसरे को थोड़ा जानने पहचानने का मौका मिला। जब हम हॉस्पिटल पहुंचे तो उसने मुझे ऊंची झाड़ियों के बीच छिपी इस बंद सड़क पर गाड़ी पार्क करने के लिए कहा जो हॉस्पिटल के अंदर से 5 मिनट की पैदल दूरी जितना था। हम हॉस्पिटल की पार्किंग से एक छोटे से बैरियर पर चढ़ गए और हॉस्पिटल के गेट के ठीक बगल में घास की और खुले मैदान में भागते हुए चले गए। उसने कहा कि वो हमेशा इसी तरह से अंदर जाती है। वो मुझे हॉस्पिटल के बेसमेंट की एक टूटी हुई खिड़की तक ले गई। ये थोड़ा डरावना लग रहा था। हम अपने फोन की फ्लैशलाइट का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़े। ऐसा लग रहा था कि वो इस पूरे हॉस्पिटल के हर हिस्से को अच्छे से जानती थी। वो मुझे सीढ़ियों से ऊपर की ओर ले गई। रात में ऐसी जगह पर किसी अनजान व्यक्ति के साथ अकेले रहना बहुत डरावना था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह आगे कितना डरावना होने वाला था। पहले फ्लोर पर फ्रांसिस्का बहुत जोर जोर से बात कर रही थी। तभी मैंने कहा श्श। मैं घबराया हुआ था क्योंकि उसकी तेज आवाज से हम पकड़े जा सकते थे। हम हॉस्पिटल के हॉल में थे। तब मुझे किसी दरवाजे के खुलने और बंद होने की आवाज आ रही थी जो हॉल के नीचे से गूंज रही थी। उसने भी ये सुना और चुप हो गई। हमने अपनी फ्लैश लाइटें बंद कर दी और इंतजार करने लगे। तभी अचानक हमारे बहुत करीब से एक धमाका हुआ। हम दोनों अंधेरे में थे। मैं मुश्किल से देख पा रहा था। मैंने उसका पीछा किया। हम वापस सीढ़ियों पर आ गए और अपनी फ्लैशलाइट चालू करके सीढ़ियों से ऊपर भागे। हम थोड़ा और ऊपर गए। फ्रांसिस्का ने मुझे बताया कि पुलिस यहाँ कभी नहीं आती है, इसलिए हो सकता है कि ये हमारे जैसा कोई व्यक्ति हो जो यहाँ एक्सप्लोर करने आया हो। लेकिन अजीब बात यह थी कि उस हॉल में कोई रोशनी नहीं थी और ना ही कोई व्यक्ति। तभी हमने नीचे वाली सीढ़ी से आवाजें गूंजती सुनी जहाँ हम कुछ ही सेकंड्स पहले थे। कोई सीढ़ियों से ऊपर आ रहा था। एक बार हम घबरा गए। तभी फ्रांसिस्का ने कहा कि वो जानती है कि हमें कहाँ जाना है। हम इस वीरान हॉस्पिटल की भूल भुलैया में कुछ मिनट तक दौड़ते रहे। मैं सचमुच घबरा गया। ऐसा लग रहा था जैसे हमारा पीछा किया जा रहा है। वो मुझे सबसे ऊपरी छत के नीचे एक छोटी सी बाहरी जगह तक ले गई। काफी देर तक दौड़ने से हमारी सांस फूल रही थी, इसलिए हम सांस लेने के लिए कुछ देर यहीं रुक गए। कुछ मिनट तक थोड़ा आराम करने के बाद हम इस टूटी खिड़की के माध्यम से सबसे ऊपर इस बड़े कमरे की छत पर चले गए। ये काफी डरावना था क्योंकि वो इन लंबी लकड़ी के पट्टियों पर हमारे नीचे से 10 फुट की ऊंचाई पर चलना चाहती थी। इस ऊंचाई से गिरने पर चोट लग सकती थी। हम ऊपर चढ़ गए और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। नीचे पूरा अंधेरा छाया हुआ था। काफी डरावना दृश्य था। हमें लगा कि हम बिल्कुल अकेले हैं जब तक कि हमारे नीचे से कोई आवाज नहीं आई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चल रहा हो। जो भी वहां था उसे हमारी मौजूदगी के बारे में पहले से ही पता चल गया था, इसलिए हमने अपनी फ्लैशलाइटें चालू की और नीचे की तरफ की। तभी हमने लगभग 40 साल के एक आदमी को देखा जो काली जैकेट और काली पैंट पहने हुए था। वो हमें अजीब तरह से देखकर मुस्कुराया और डरावनी गहरी आवाज में कहा कि चलो अब नीचे आ जाओ। मैंने पूछा कि क्या तुम पुलिस हो? उसने मेरे सवाल को ऐसे नजरअंदाज कर दिया मानो उसने मेरी बात सुनी ही ना हो और बार बार अपनी खौफनाक मुस्कुराहट के साथ हमें नीचे आने को कह रहा था। फ्रांसिस्का और मैं डर गए और वापस पीछे मुड़ गए। अब मुझे गिरने का और भी ज्यादा डर लग रहा था। मुझे नहीं पता कि वो आदमी हमारे साथ क्या करेगा क्योंकि हम लगभग उसकी आधी दूरी पर थे। वो आदमी तेजी से कमरे से बाहर चला गया। हमारे नीचे एक दूसरे दरवाजे से वो हमें पकड़ने की कोशिश करने वाला था। हमने जल्दी से इस लकड़ी के पट्टियों को पार किया और वहां से निकलने की कोशिश की, ये जानते हुए कि वो आदमी खतरनाक था क्योंकि हम हॉस्पिटल के ऑपोजिट दिशा में सीढ़ियों से नीचे भाग रहे थे। हमने हमारे ऊपर से दरवाजा खुलने और बंद होने की आवाज सुनी और फिर सीढ़ियों से नीचे कदमों की आहट सुनी। वो किसी तरह हमारे पीछे आ गया था। हम सांस से हाँफते हुए भागते गए। हम पहले फ्लोर तक आ गए और हम वापस हॉस्पिटल के ऑपोजिट दिशा में भाग गए जहाँ से हम अंदर घुसे थे। हम वापस बेसमेंट में गए और ऊपर चढ़ने लगे। इस टूटी हुई खिड़की से चढ़ना भयानक था
क्योंकि मुझे डर था कि कहीं वो आदमी मेरे पैर ना पकड़ ले। लेकिन वो आदमी हमें फिर कहीं नहीं दिखा। हम पार्किंग एरिया से होते हुए वापस अपनी कार की ओर भागे और जब हम वहां पहुंचे तो सबसे पहले हमने दरवाज़ा बंद कर लिया और सुकून की सांस ली। ये बेहद ही भयानक अनुभव था और किसी तरह हम इससे बचकर निकल पाए। हम वहां से चले गए और खाना लेने के लिए रेस्टोरेंट के पास रुके और कार में हमने 1 घंटे तक सिर्फ बातें करते हुए आराम किया और फिर मैंने उसे घर छोड़ दिया। तब से फ्रांसिस्का और मैं सालों से कांटेक्ट में हैं और हमारे बीच एक अच्छा सा रिश्ता बन गया है। लेकिन हम फिर कभी उस वीरान हॉस्पिटल में वापस नहीं गए।